गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स डी एस मीणा फ्रॉम सेंटेशन पब्लिक स्कूल, आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी। और हम पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर। और विलियन चैप्टर में हमने मोलरता जो है उसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया था। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसके बारे में, लास्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद में अपन इस मैटर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया था लास्ट क्वेश्चन में, यानी 5th नंबर का जो आपका क्वेश्चन था उसमें मैंने कहा था एक कंपाउंड है S3PO4। ठीक है, तो मैं S3PO4 जो इसके ये 3 एसिड है आपके फास्फोरिक एसिड के, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि इसका क्या उसमें लॉजिक था। ये देखिए S3PO4, S3PO3 और S3PO2, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए इन तीनों में आपको लग रहा है कि सब में 3 हाइड्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है, एसिड है, मतलब 3 H+ रिलीज कर सकता है। मतलब इनका सबका संयोजकता कारक जो है, इनका सबका वैलेंसी फैक्टर जो है वो 3 होना चाहिए, विच इज़ रोंग। ऐसा नहीं है, लग ऐसे रहा है कि सबका संयोजकता कारक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है वो चीज़ मैं आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, यदि आपको किसी भी मॉलिक्यूल की लेविस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से आती है तो आप उसकी 50% केमिस्ट्री इजीली डील कर सकते हो। देख लीजिए इसकी कैसे बनाएंगे। ये आपका पहला ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। 4 ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन लगा लेते हैं, कितना है, 1 2 और 3 हो गया S3PO4। इस पे बढ़ते हैं आगे। फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 1 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया और तीसरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखिए फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इनमें ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड है, सब में 1 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है। अब इधर देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है, किसके साथ है, फास्फोरस के साथ में। अब फास्फोरस और हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम होता है, या आप कह सकते हो नेग्लिजिबल हो सकता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स की है किसी अणु में बंध के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर जब नगण्य होता है तो ये जो बंध है ये ध्रुवित नहीं हो पाता, और बंध ध्रुवित नहीं होगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अब टूटेगा नहीं तो H+ कैसे रिलीज होगा। लेकिन इस चीज़ को देखिए, इसमें देख रहे हो आप कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसकी जो क्या है, बॉन्ड जो है वो इजीली पोलराइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 H, यानी कि वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ ये स्थिति किनके साथ है, 2 के साथ है, तो कितने मिल जाएगा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। यहाँ ये कितने के साथ है, 3 के साथ में, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा आपका 3। तो आप देख रहे हो अपन जो ये आंसर पढ़ रहे थे ये आंसर अपने आप ही गलत हो गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन होते हुए भी हमको कितने मिले, 2। ठीक है, ड्यू टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर अपन ने देखा इसको। यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ नहीं करना होता, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, इसमें कितने हो गए, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसके खुद के कितने हो, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए। यहाँ देखिए 2 4 6 8, ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। आराम से बना सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है चीज़, आगे की बात समझ में कोई दिक्कत है इसमें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब हम नॉर्मलता की बात करते हैं। नॉर्मलता में मैंने आपको बताया था सूत्र, नॉर्मलता का सूत्र है भाई, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को क्या थोड़ा और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर WB, पहचान गए होंगे आप। ये विलेय के ग्राम तुल्यांक जो है वो कैसे निकालेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांक भार। ठीक है, तो बस हो गया काम। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार इनटू आयतन किस में, मिलीलीटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000। ये लो साहब, आपको पता हो तो मोलरता का एक सूत्र आया था, मोलरता बराबर WB बाय MB, V in ml इंटू 1000, यह आया था ना। तो इसके सिमिलर तो है ही है। वहाँ WB बाई MB क्या था, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ WB बाई तुल्यांक के भार क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तो नॉर्मल बात वही, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर आयतन में 1000 मिलीलीटर आयतन में 80 ग्राम NaOH को मिलाया गया है, तो NaOH की नॉर्मलता क्या होगी। ठीक है, तो अपन इसका हल देख लेते हैं। दिया क्या क्या है अपन को, एक तो WB दिया है, WB कितना है 80 ग्राम है। एक अपन को V दिया है, कितना है 1000 मिलीलीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं तुल्यांक भार की। तुल्यांक भार आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। तुल्यांक भार बराबर आणविक द्रव्यमान कितना है 40, इसका संयोजकता कार्य कितना होगा, एक ही H है, तो एक कितना आ गया 40, तो इसका क्या आ गया 40, तो ये कितना आ जाएगा 40। अब बस डेटा तैयार है, कच्चा माल रेडी हो गया आपके पास में। अब फटाफट पका लो इसको। तो नॉर्मलिटी बराबर WB कितना है 80 बाय 40 इंटू 1000 और नीचे भी कितना 1000। ठीक है, कट गया सीधा सीधा ही। नॉर्मलिटी बराबर कितना आ गई 2 ग्राम तुल्यांक
प्रति लीटर। कोई दिक्कत क्या इसमें है बताइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। वापस एक बार समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर किसी भी विलयन का 1000 मिलीलीटर आयतन दे रखा है, 80 ग्राम NaOH है, NaOH की नॉर्मलता पूछी है, तो WB यानी विलय का भार कितना हो गया 80 ग्राम, आयतन कितना है 1000 मिलीलीटर, तो तुल्यांक भार कितना है 40 ग्राम आया। नॉर्मलता बराबर 80/40 × 1000/1000, तो N कितना आ गया 2 ग्राम प्रति लीटर। ये इसकी क्या आ गई, नॉर्मलता आ गई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसी विलयन के 4 लीटर आयतन में कितने ग्राम HNO3 की आवश्यकता होगी यदि नॉर्मलता 0.45 N करनी हो। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए आयतन कितना दे रखा है 4 लीटर। ठीक है, नॉर्मलता कितनी दे रखी है 0.45, पूछा क्या है WB। ठीक है, कर लेते हैं साहब। नॉर्मलता के फॉर्मूले से चलो आप। नॉर्मलता बराबर क्या है ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे V इन लीटर। तो नॉर्मलता दे रखे हैं यहाँ पर डायरेक्ट 0.45, ये 0.45 है। 0.45 इक्वल टू ये हमारे पास है ही नहीं, ग्राम तुल्यांक की संख्या अपने पास में नहीं है, और ये कितना है आपके पास में 4, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर 0.45 × 4, तो कितना हो गया 20, 17, 1.70। ठीक है, तो आराम से कर लीजिए। ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर WB बाई तुल्यांक भार। ठीक है, अब देखिए ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी आ गई 1.70 बराबर WB बाय तुल्यांक के भार क्या होगा इसका, क्या है अपने पास में HNO3 है। HNO3 कितना है 63 ग्राम। कैसे आया, HNO3 में 1 + 14 + 16 × 3, 1 + 14 + 48, दिस विल बी 63 ग्राम। हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं। तो WB बराबर देख लेते हैं हम 1.70 × 63, यह आ गया आपका 107.1 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया साहब। कोई दिक्कत, फटाफट कर लीजिए इसको। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दिखने में। यह आ गया
1.70 इक्वल टू WB/63। तो WB बराबर 1.70 इंटू 63, तो WB बराबर आ गया 107.1 ग्राम। ये आपका क्या है, आंसर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला फॉर्मूला नॉर्मलिटी का हो गया। दूसरा फॉर्मूला आता है N1V1 इक्वल टू N2V2। जैसे मोलरता में आया था एक फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, ये आया था नहीं आया था, तो बस वही बात है, N1V1 इक्वल टू N2V2। इस पे अपन न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे होता है। किसी विलयन की 400 ml आयतन में नॉर्मलता 0.35 N है, यदि विलयन का आयतन 800 ml कर दिया जाए तो नॉर्मलता क्या होगी, तो नॉर्मलता क्या होगी देख लीजिए। हल कर लेते हैं इसका। अपने पास में क्या है, N1 है कितना 0.35 N, और आपके पास में क्या है V1 है कितना 400 ml। N2 क्या करना है, ज्ञात करना है, और V2 कितना है 800 ml। बस हो गया काम। फॉर्मूला लिख लीजिए, N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 कितना है 0.35 इंटू 400 इक्वल टू N2 क्या करना है साहब, ज्ञात करना है, इंटू 800 गया साहब 2 टाइम, तो N2 बराबर 0.35/2, तो N2 बराबर 0.35/2 आपका आ गया 0.175। क्या आ गया 0.175। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन की 600 ml आयतन में
मान 0.25 n है, यदि इस नॉर्मलता को .45n करना हो तो आयतन के मान में कितना परिवर्तन करना होगा। तो देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा आप है ना टर्म का ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न होने के चांसेस है। मैं बता दूँ कहाँ दिक्कत आएगी। देखिए n1 क्या है 0.25, v1 क्या है 600 ml, n2 क्या करनी है हमको 0.45 n, ठीक है। और v2 हमारे पास में है नहीं। देखिए 0.25 इंटू 600 इक्वल टू 0.45 इंटू v2। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 0.25 इंटू 600 बाय 0.45, यह आ गया। v2 का मान आ गया 333.33 ml। अब आप सोचो कि ये आंसर है, तो ऐसा नहीं है। ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो v2 है, यानी कि अंतिम आयतन है। ये क्या है अंतिम आयतन है, और हमको क्या लेना है, इसमें कितना परिवर्तन करना है। किसमें? इसमें। तो कितना परिवर्तन आया? परिवर्तन 600 माइनस 330.33, तो कितना आ गया 600 माइनस 33.33, यह आ गया 266.67 ml का हमको परिवर्तन करना पड़ा। तो ये परिवर्तन किस में हो रही? कमी में। पहले तो 600 था ना, अब कितना हो गया 333 हो गया, तो कमी हो गई। कितने की कमी हुई? 266.67 ml आयतन की क्या हो गई? कमी हुई। तब जाके हमको क्या नॉर्मलता मिली? 0.45। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ? ये हो गया। तो जब क्वेश्चन को आप कर रहे होते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। अब फॉर्मूला तो वही लगा है, लेकिन आंसर कुछ और आया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज को उसने घुमा दिया। वो क्या चाह रहा है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो ये पूछ लेता कि 0.45 नॉर्मलता पर आयतन कितना होगा, तो आंसर क्या होता? ये होता। लेकिन वो पूछना चाह रहे हैं कि 0.45 नॉर्मलता करनी हो तो इसमें कितना परिवर्तन करना होगा। आगे बात समझ में? इसलिए आंसर क्या आएगा? 266.67 ml की कमी, तब जाके हमको ये नॉर्मलता मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज अपन इतना ही करेंगे। थोड़ा सा मेरे को हॉस्पिटल जाना है, पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। तो आप लोग जो है इसको ही करना पड़ना, आगे अपन कल करेंगे।
नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, घर पे रहिए आराम से, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए, चुस्त रहिए और बढ़िया पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। रुक जा राज बेटा।